विंध्याचल के जंगलों में एक गाय और एक बैल साथ साथ रहते थे। गाय का नाम था राधा और बैल का नाम गोपी था। राधा और गोपी में गहरा प्रेम था। राधा गाय गर्भवती थी। एक दिन सुबह सुबह गोपी राधा से कहता है, राधा, बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ी घास चराते हैं। नहीं गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी आराम करूंगी, तुम घास चर के आ जाओ। ठीक है, तो फिर तुम आराम करो, मैं अकेला ही घास चरने जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना राधा। तुम भी अपना ख्याल रखना गोपी, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। बैल घास चरने के लिए पहाड़ की तरफ चला जाता है और गाय बैठी बैठी अपने होने वाले बछड़े के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। गोपी अपनी पहली संतान देखकर फूलाना समाएगा। राधा काफी देर तक इसी तरह के ख्यालों में डूबी रहती है कि तभी अचानक बहुत सारे जंगली जानवर उस ओर भागे आते हैं। उन्हें भागते देख राधा का कलेजा धड़कने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और सोचती है, अरे, लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है। मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर राधा झट से खड़ी होकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। फिर कुछ देर बाद बाघ आता है, मगर राधा को नहीं देख पाता। बाघ के जाने के बाद राधा चैन की सांस लेती है। अब उसे गोपी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, गोपी ने भी काफी देर कर दी, अब तक तो लौट आना चाहिए था उसे। राधा वहीं खड़ी गोपी का इंतजार करती रहती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन गोपी लौट कर नहीं आता। सुबह होते होते राधा बहुत डर जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, लगता है बाघ ने गोपी को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में एक पल नहीं रहूंगी। मुझे गोपी के बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। यही सोचकर राधा गाय जंगल से चलकर एक गांव में आ जाती है और रोशन नाम के एक किसान के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। रोशन की पत्नी लता गाय को देखकर कहती है, अरे देखो, हमारे द्वार पर कितनी सुंदर गाय खड़ी है। लता, गाय तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम गाय खरीदने के लिए कह रही थी ना, क्यों ना इसे ही पाल लो, गर्भवती भी लगती है। रोशन के यह कहने पर लता गाय को घर में रख लेती है और उसकी मन लगाकर सेवा करती है, खूब अच्छा भोजन खाने को देती है। मगर इन सब के बावजूद राधा गोपी की याद में उदास ही रहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर लता दुखी हो जाती है और कहती है, देखो ना, मैं इसकी कितनी सेवा करती हूँ, खूब अच्छा चारा देती हूँ, पर यह है कि ना तो मन लगाकर चारा खाती है और ना ही खुश रहती है। लता की यह बात सुनकर राधा उन दोनों की तरफ देखकर रोने लगती है। अरे, गाय तो रो रही है। इसे देखकर तो लगता है कि ये किसी को याद करके रो रही है। जरूर कोई इसका अपना इससे बिछड़ गया है। लता, बेचारी गौ माता, ये जिसे भी याद कर रही है, भगवान करे वो इसे मिल जाए। इधर गोपी सारा जंगल ढूंढ लेता है, मगर उसे राधा कहीं नहीं मिलती। राधा के बिछड़ जाने पर वह भी दुखी होकर रोने लगता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी राधा। सारा जंगल ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली। शायद बाघ के डर से जंगल छोड़कर गांव की तरफ चली गई होगी। मैं उसे गांव में ढूंढ कर आता हूँ। यह कहकर गोपी भी गांव की तरफ आ जाता है। गोपी भूखा प्यासा दिन रात राधा को तलाशता रहता है और उसकी चिंता में कमजोर होता जाता है, मगर उसे राधा नहीं मिलती। एक दिन गोपी एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक कसाई की नजर उस पर पड़ जाती है। कसाई अपने लोगों की मदद लेकर गोपी को पकड़ लेता है और उसे कसाई खाने में ले जाता है। वह गोपी को एक मजबूत रस्सी से बांधकर बड़ा खुश होता है और कहता है, सुन बे बैल, 2-4 दिन खूब खा पी ले, फिर मैं तुझे काट कर खूब पैसा बनाऊंगा, समझा।
कसाई की बात सुनकर गोपी को लगता है कि शायद अब उसका अंत निकट आ गया है और अब वह राधा और अपने बच्चे का कभी मुंह नहीं देख पाएगा। बस इसी गम में वह रोने लगता है और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपनी राधा को देखे बिना नहीं मरना चाहता। मुझे इस कसाई की कैद से छुड़वा दो भगवान। जैसे ही गोपी रोते हुए भगवान से यह प्रार्थना करता है, ठीक वैसे ही भगवान उसकी सुन लेते हैं। कसाई की बेटी जब गोपी को रोते देखती है तो उसे गोपी पर तरस आ जाता है और वो सोचती है, देखो तो बेचारा बैल कैसे रो रहा है। लगता है यह अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा है। अगर बापू ने इसे मार दिया तो बेचारा अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा। यही सोचकर कसाई की बेटी चुपके से गोपी की रस्सी काट देती है और गोपी वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते वह एक गाड़ी से टकराकर सड़क पर जा गिरता है। जान तो बच जाती है मगर गहरे जख्म आ जाते हैं उसे। पता नहीं किस्मत में क्या क्या दुख लिखे हैं। अब ये चोट खा ली, खून बहुत बह रहा है। लगता है जख्म गहरे लगे हैं। गोपी ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है। मंदिर को देखकर वह पूरी ताकत लगाकर उठता है और सोचता है, मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ जाता हूँ। हो सकता है कि कोई दयालु आदमी मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोचते हुए गोपी मंदिर के द्वार पर आकर बैठ जाता है और किस्मत से रोशन उधर आ जाता है और सोचता है, अरे, इस बैल को तो गहरे घाव लगे हैं। बेचारा तड़प रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर रोशन तुरंत पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर घायल बैल का इलाज करने लगता है। डॉक्टर, बैल को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, हो तो रही होगी, पर मेरे इलाज से 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अरे रोशन, तुम्हारे घर एक गाय भी तो आई है। हाँ, बहुत प्यारी गाय है। उसने बछड़ा दिया है डॉक्टर। उस गाय की तरह तुम इस बैल को भी अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? खेती में काम आएगा। उन दोनों की बातें सुनकर गोपी के तन बदन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन कहता है, वो गाय जरूर मेरी राधा ही होगी। हे भगवान, मुझे मेरी राधा से मिला दे। डॉक्टर के कहने पर रोशन जख्मी बैल यानी गोपी को अपने घर ले आता है। फिर जैसे ही राधा गोपी को अपने पास देखती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं और वो कहती है, गोपी, तुम आ गए गोपी। मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर मैंने नहीं छोड़ी थी राधा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था। आज उसने तुमसे मिला ही दिया। हाँ गोपी, पर तुम्हारी पीठ पर तो गहरे घाव लगे हैं। प्रेम के घाव हैं राधा, जल्दी ही भर जाएंगे। अरे, ये बच्चा हमारा है राधा। हाँ, हमारा बच्चा है। बहुत नटखट है तुम्हारा बेटा गोपी। एक गाय और बैल के बीच ऐसा सच्चा प्यार देखकर लता और रोशन तो जैसे हैरान ही रह जाते हैं। दोनों को उनके मिलने की बहुत खुशी होती है। ससुराल में अनामिका की दोनों जेठानी शीतल और पूनम बहुत अच्छी थी। सास भी ठीक थी, लेकिन एक ननद थी चारू, जो पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। एक दिन अनामिका साड़ी पहनकर तैयार हो गई। चारू की नजर उस पर गई तो वह बोली, भाभी, ये क्या? तुमने इतनी छोटी बाजू का ब्लाउज पहना है और गला वो भी इतना बड़ा। अभी मम्मी से बोलती हूँ। मम्मी, जरा भाभी का ब्लाउज तो देखो, सारी कमर दिखाई दे रही है। कमला गुस्से से बोली, आजकल की लड़कियों को शर्म लिहाज तो है नहीं, फैशन के मारे मरी जाती हैं। अनामिका को गुस्सा आया। उसने अपने पति अतुल से कहा, भला उन्हें क्या जरूरत थी मेरा ब्लाउज मम्मी जी को दिखाने की? कल को जब अपनी शादी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा। अरे अनु, वो अभी बच्ची है, उसकी बातें इतनी सीरियसली मत लिया करो। शादी के बाद पहली रक्षाबंधन थी। अनामिका के भाई ने उसे गिफ्ट में मोबाइल दिया ताकि वो लोग अनामिका से बात कर सकें। जब चारू ने अनामिका के हाथ में फोन देखा तो वह फटाक से कमला के पास पहुंची और बोली, माँ,
तुमने भाभी के हाथ में फोन देखा? नहीं तो। मैडम जी फोन लेकर आई हैं। अभी तक तुम्हारी बड़ी बहुओं के पास तो फोन है नहीं, और ये मैडम फोन चलाएंगी। और कोई उनका बिजनेस थोड़ी ही ना चल रहा है जो फोन की जरूरत पड़ गई। मैं तो जानती थी कि दिल्ली की लड़कियां तेज होती हैं। आने दो शाम को अतुल को, उसी को सुनाऊंगी। शाम को अतुल आया तो माँ बेटी शुरू हो गईं। साथ में अतुल के दोनों भाई भी बोलने लगे। अरे हमारी भी तो बीवियां हैं। अतुल, अपनी घरवाली को इतना भी सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। भैया, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? आजकल सबके पास फ़ोन होता है, और ये फ़ोन इसे मैंने नहीं दिलाया बल्कि इसके मायके से मिला है, इसलिए इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर सब लोग वहां से चले गए। अनामिका रोती हुई बोली, ये सारी आग चारू ने लगाई है। मैंने उनकी बातें सुनी थी, वही मम्मी जी को भड़का रही थी। कोई बात नहीं अनु, वो अभी नासमझ है। उसके लिए लड़का देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक चारू को झेलना बड़ा मुश्किल काम था। वह हमेशा अपनी माँ के कान भाभीयों के खिलाफ भरती रहती थी। अनामिका, आज बहुत जल्दी रसोई में आ गई। आज खाने में क्या बना रही हो? दीदी, मैं भरवा शिमला मिर्च बना रही हूँ। तब तक आप थोड़े से दाल चावल बीन दो। आज मेरा शिमला मिर्च नहीं बल्कि दाल चावल खाने का मन है। शीतल दाल चावल निकालकर बीनने लगी। तभी चारू आई और उसके हाथ में से दाल चावल लेती हुई बोली, क्या कर रहे हो आप लोग? जब शिमला मिर्च बन रही है तो दाल चावल क्यों? उठाकर रखो इन्हें, नहीं बनेंगे ये। चारू, दाल चावल खाने का मन अनामिका का था। क्यों? अनामिका भाभी क्या प्रेग्नेंट हैं जो उनका मन कर रहा था? कुछ नहीं बनेगा, बस एक सब्जी बनेगी। हाँ। ये कहकर चारू ने दाल चावल उठाकर रख दिए और बाहर चली गई। अनामिका उसे देखती ही रह गई। वह शीतल से बोली, दीदी, आप लोगों ने इस बदतमीज घमंडी लड़की को इतने दिन कैसे बर्दाश्त किया है? मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। आज मैं भी ना दाल चावल बना कर ही रहूंगी। हाँ। तभी पूनम वहां आ गई और सारी बातें सुनकर बोली, अनामिका, इन्होंने मना कर दिया तो कर दिया। इनके खिलाफ चलना माताजी का प्रकोप झेलना है। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करो, फिर तो ये इस घर से विदा हो ही जाएंगी। बस सबके दिमाग में उसकी विदाई की बातें चलती रहती थी। लेकिन वह शादी करे तब ना। एक लड़का देखने आया तो वह उसके माँ बाप से बदतमीजी कर बैठी और वो लोग वहां से नाराज होकर चले गए। चारू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? सब लोग तुम्हें घमंडी समझेंगे। हाँ चारू, कितना अच्छा लड़का था। उसके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती। मुझे नहीं बनानी जोड़ी, और जिसको उसके साथ जोड़ी बनानी हो वो उसके साथ शादी कर ले। तुम तीनों को लगता होगा कि मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा और इस घर में तुम्हारा राज होगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये घर मेरा है और मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन चारू, एक ना एक दिन तो सब लड़कियों को ससुराल जाना ही पड़ता है ना। हम तीनों भी तो किसी की बेटियां हैं। हम भी तो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं। लेकिन चारू को किसी की बात कहाँ समझ आती थी। वह सबको मुंह चिढ़ाकर वहां से चली गई। अनामिका शीतल से बोली, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा दीदी कि चारू खुद कहे कि मेरी शादी कर दो। हमें उसे टॉर्चर करना होगा। लेकिन कैसे? अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन अनामिका चारू से बोली, चारू, मुझे नींद आ रही है। शाम के लिए अपना खाना बना लेना, और अपना ही क्या सबका बना लेना। क्या? मैं? और खाना? खाना बनाएगी मेरी जूती। अब तुम बनाओ या तुम्हारी जूती। जब तुम्हें यहीं रहना है तो तुम्हें रोज रोज कौन बनाकर खिलाएगा? मम्मी देखो, भाभी मुझसे कैसे जुबान चला रही है। कोई बात नहीं चारू, खाना वो दोनों बना देंगी। कोई नहीं बनाएगा, वो दोनों शॉपिंग के लिए गई हैं। अब तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा। कमला के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह काम नहीं कर पाती थी। चारू को खाना बनाना पड़ा।
सब्जी जल गई और रोटियां कच्ची रह गईं। चारू, ये कैसा खाना बनाया है? इस खाने को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। अच्छे से खाना बनाना सीख लो। अब खाना रोज तुम्हें ही बनाना है। हाँ। इससे पहले कि चारू कुछ कहती, पूनम ने उसके धुले हुए कपड़े उसके पास लाकर पटक दिए। ये क्या भाभी, मेरे कपड़े प्रेस भी नहीं किए। अब तुम यहाँ जिंदगी भर रहोगी तो क्या हम तुम्हें सारी जिंदगी कपड़े धोकर और प्रेस कर कर पहनाएंगे? हम तीनों नौकरानी नहीं है तुम्हारी, अपना काम खुद करो। कमला और चारू उन तीनों का व्यवहार देखकर हैरान थीं। एक दिन तीनों ने अपने पति से अपने लिए एक ड्रेस लाने के लिए कहा। वो तीनों एक ही दिन ड्रेस ले आए। अनामिका ने अपनी सास को ड्रेस दिखाते हुए कहा, मम्मी जी देखो मेरी ड्रेस, इन्होंने गिफ्ट करी है। शीतल और पूनम बोली, अरे वाह, अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों को भी इन्होंने ड्रेस गिफ्ट की है। हमारे पति हमें कितना प्यार करते हैं। जब तुम्हारी ड्रेस आई है तो मेरी ड्रेस कहाँ है? मेरे भाई मेरी भी तो ड्रेस लाए होंगे। क्यों लाए होंगे? ये ड्रेस वो अपनी पत्नियों के लिए लाए हैं। तुम्हारे पति होते तो तुम्हारे लिए भी लाते। अब किसी ने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका थोड़े ही ना लिया है। ये सुनकर वह रोने लगी। वह कमला से बोली, मम्मी बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आप जल्दी से मेरी शादी कर दो। हाँ। मैं भी देख रही हूँ, मेरी बेटी की नौकरानी जैसी भी इज्जत नहीं है इस घर में। आज ही तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे लिए लड़का देखने को कहती हूँ। और कुछ ही दिनों बाद चारू के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया और उसकी शादी हो गई। विदाई के समय सबकी आंखों में आंसू थे। भाभी अब तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर ये रोने का नाटक क्यों? नाटक ये नहीं चारू, नाटक तो वो था जो बुरा बर्ताव हम तीनों ने तुम्हारे साथ किया। हम तीनों सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। ये सच है कि हम इस घर से तुम्हारी विदाई कराना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी नहीं, केवल तुम्हारे घमंड की। तुम्हारी शादी करना जरूरी था, क्योंकि बिना भाभी बने तुम भाभी की तकलीफों को नहीं समझ पाती। अब ससुराल में अच्छी बहू के फर्ज निभाना और बताना कि हम गलत थी या सही। चारू ससुराल में गई तो उसे 2 ननद मिली। खुद भाभी बनकर वह समझ गई कि उसने अपनी भाभियों के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। कुछ दिनों बाद जब वह मायके आई तो अपनी भाभियों से गले मिलकर अपने किए की माफी मांगी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया था। मेरा बचपना समझकर भूल जाना। चारू, हमने तुम्हें माफ किया। सही मायने में तो हमारी ननद की विदाई आज होगी। और फिर सब ने नम आंखों से चारू को विदा कर दिया।